नमस्कार दोस्तों, आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश नागर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई श्रृंखला हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित होने वाली जो परीक्षा होती है उससे रिलेटेड बातों पर हम आज यहाँ डिस्कस शुरू करेंगे। दोस्तों, सामान्यतः अभी चूंकि पटवारी की परीक्षा जो हमारी होने वाली है उसकी संभावना है निकट भविष्य में ये हो सकती है। माना ऐसा जा रहा है कि 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत में इस परीक्षा के आयोजित होने की पूरी संभावना है। तो उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर उसका जो पूरा सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको हल्की फुल्की जानकारी दूंगा और उसके बाद फिर हम हमारा जो टॉपिक आज से हम जिसे शुरू करने वाले हैं उस पर आएंगे। दोस्तों, यदि मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में जो पटवारी भर्ती परीक्षा होती है वो किस रूप में होती है, तो हमें ये पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी की जो परीक्षा होती है इसे व्यापम के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। व्यापम जिसे हम पीईबी या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा जो होती है इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो हम यहां पर ये देखते हैं कि 5 भागों में इस सिलेबस को बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा यहां पर बताया गया है जनरल नॉलेज का। इसके बाद एक सेक्शन आता है हमारा जिसे हम कहते हैं जनरल हिंदी। फिर एक सेक्शन हमारा आता है जनरल मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। जनरल मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। फिर इसके बाद आता है हमारा एक सेक्शन जिसे हम कहते हैं जनरल कंप्यूटर और एक सेगमेंट आता है हमारा जिसे हम कहते हैं रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। तो ये 5 भागों में एमपी पटवारी के सिलेबस को बांटा गया है। अगर हम परीक्षा के पैटर्न को देखें तो यहां पर 100 प्रश्न हमें दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस तरह से हमारा जो कुल प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का हमें दिखाई देता है और इन 100 प्रश्नों को हम 4-5 भागों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहला जनरल नॉलेज, तो 20 प्रश्न जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न जनरल हिंदी से पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न मैथ्स और एप्टीट्यूड अर्थात रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न कंप्यूटर के और 20 प्रश्न रूरल या ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से पूछे जाते हैं। तो 20-20 नंबर के 5 सेगमेंट है हमारे पास। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये जो 100 अंक हैं या ये जो 100 प्रश्न हैं इसके लिए इसको हल करने के लिए हमारे पास समय होता है 120 मिनट। 120 मिनट या फिर हम कह सकते हैं 2 घंटे हमारे पास यहां पर होते हैं। तो 2 घंटे में हमें ये 100 प्रश्न सॉल्व करना है। अब ये जो 5 सेगमेंट है, पांचों सेगमेंट आपके बीच में मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड लेकर के आए जाएंगे। इसके वीडियोस आपको मिलेंगे और अलग अलग सेगमेंट वाइज भी आप अपनी स्टडी आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जिसमें हर सेगमेंट के लिए आपको अलग से पेमेंट करके आप सेपरेट एक एक सेगमेंट को पढ़ करके अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश पटवारी के नाम से जो कंप्लीट कोर्स आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन पे आपको मिल रहा है उसको भी आप पढ़ करके पूरे 5 सेगमेंट को तैयार कर सकते हैं और एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हम यहां पर क्या डिस्कशन करने वाले हैं, तो हम यहां डिस्कशन करेंगे जो आपका सबसे आखिरी वाला सेगमेंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। तो 2 सेगमेंट मेरे द्वारा आपको यहां पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। दोनों ही सेगमेंट दोस्तों याद रखना
बड़े महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि व्यापम की जो अन्य एग्जाम्स होती है, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम व्यापम के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, उन सब में हिंदी हुआ, जनरल नॉलेज हुआ, मैथ्स हुआ या कंप्यूटर हुआ, ये 4 सेगमेंट तो हर एग्जाम में होते ही होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पटवारी की एकमात्र ऐसी एग्जाम है जिसमें स्पेशल टॉपिक डाला हुआ है रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज, जिसको हम यहां पर अगर हिंदी में लिखना चाहें या हिंदी में आप जानना चाहें तो इसे बोला जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, यहां से हमारे पास 20 प्रश्न आएंगे। क्लियर है? अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है अगर इसकी चर्चा हम करें, सबसे पहले अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बताऊं या इसकी हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ। सबसे पहले हम यहां से हमारे इस सेगमेंट को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले सेगमेंट को शुरू करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे यहां पर मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रम। तो जितने भी कार्यक्रम हमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए संचालित होते हुए दिखाई देते हैं, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों को हम यहां पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि यहां पर मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा हो रही है, इसलिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहां पर टॉपिक दिया हुआ है, ये मान के चला जा रहा है कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहां से पूछेगा, मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। तो बेसिक कंसेप्ट जो मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में हमें दिखाई देते हैं, उनकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। फिर हम बात करें कि आखिर पंचायती राज वाला जो हमारा सिलेबस है, इसमें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि पंचायती राज वाले सेक्शन में सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि भारत में पंचायती राज का इतिहास, कि आखिर भारत में किस तरह से पंचायती राज की शुरुआत होती है। फिर हम यहां पर दूसरा टॉपिक इसी में देखेंगे कि भारत में पंचायती राज की स्थापना और सुधार से संबंधित समितियां। ये सिलेबस आप चाहे तो बहुत अच्छे से नोट कर लें, टॉपिक नोट कर लें, ताकि आपको जब हम पढ़ाएं तो आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हम क्या क्या एक एक करके पढ़ते चले जा रहे हैं। फिर दूसरा आएगा यहां पर सेगमेंट जो हम पढ़ेंगे पंचायती राज में, वो है 73वां संविधान संशोधन। भारत में ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 जोड़ा गया और भाग 9 का जोड़ा गया। भाग 9 का है 9 है, और जो हमारा जो शेड्यूल है, जो सूची है या जिसे हम अनुसूची कहते हैं, ये जो सूची है ये कौन सी है, 11 है। तो 73वां संविधान संशोधन हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जाके पूरा आएगा तो पूरा अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। फिर एक चौथा टॉपिक हमें यहां पर दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पंचायतों की स्थापना करने और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को कानूनी दर्जा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम बनाया गया है। तो हम इस पूरे अधिनियम को डिटेल में यहां पर पढ़ने वाले हैं।
तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि हम मध्य प्रदेश पटवारी की यहां पर क्लास में हैं। मध्य प्रदेश पटवारी जो एग्जाम है वो व्यापम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर मध्य प्रदेश पटवारी के सिलेबस की हम चर्चा करें तो यहाँ पर आपके सामने सिलेबस है। इसमें मैंने आपको बताया कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से 100 अंकों का हमारा ये पेपर होगा। ये जो 100 प्रश्न है ये 5 सेगमेंट से पूछे जाएंगे। सबसे पहला हमारा सेगमेंट यहाँ पर दिया हुआ है जनरल नॉलेज। इस जनरल नॉलेज में सामान्य ज्ञान जो विषय हमारे होते हैं, जिसमें हम इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी यहीं पर पूछे जाएंगे। फिर एक है जनरल हिंदी जो हमें दिखाई देती है। जनरल हिंदी अर्थात ऐसी हिंदी के क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर होंगे जो 10वीं तक की हिंदी में हम पढ़ते हैं। फिर जनरल मैथ्स और एप्टीट्यूड हमें यहां दिखाई देता है। ये भी 10वीं तक का मैथ्स हमें यहां पर दिखाई देगा। उसके बाद जनरल कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य प्रश्न होते हैं, जो अन्य एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, उसी टाइप के प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। और 5वां सेगमेंट जिसकी हमने अभी विस्तार से चर्चा की वो है रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज। इसको 2 भागों में हम बांट के देखते हैं, एक तो रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज। रूरल इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया, अच्छे से नोट कर लेना। सबसे पहले अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था जो होती है, इसकी जो सामान्य समझ हो सकती है उसको हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की हम चर्चा यहां पर करेंगे। उसी तरह से पंचायती राज में हम देखें तो भारत में पंचायती राज का क्या इतिहास रहा है, फिर पंचायती राज की स्थापना और उससे सुधार से संबंधित जो समितियां बनाई गई है उसके बारे में, फिर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अंततः मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो 5वीं यूनिट है हमारी समाप्त हो जाएगी। मुश्किल से ये जो 5वीं यूनिट हमें यहां दिखाई दे रही है, इसमें टोटल जो लेक्चर होंगे हमारे वो होंगे 35 से 40 लेक्चर। 35 से 40 लेक्चर में हम इस पूरी 20 प्रश्नों की इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, या 20 प्रश्नों का जो हमारा टॉपिक होगा उसको 35 से 40 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। अब आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज हम शुरू करेंगे पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज वाला जो हमारा टॉपिक है उससे हम शुरू करेंगे। तो यहां हम अगर देखें कि पंचायती राज को शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं स्थानीय स्वशासन पर या स्थानीय सरकार पर। लोकल गवर्नेंस क्या होती है, तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कोई ऐसी गवर्नेंस होगी जो स्थानीय स्तर पर कार्य करती होगी या लोकल स्तर पर कार्य करती होगी। उसका चुनाव भी लोकल में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के द्वारा किया गया होगा और लोकल की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ये काम करती होगी। उसे कहा जाएगा स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। अब भारत के संदर्भ में हम देखेंगे तो 2 प्रकार की स्थानीय सरकारें हमें दिखाई देती है। क्योंकि भारत में 2 स्थानों पर ये 2 अलग अलग प्रकार की जो बसावटें हमें दिखाई देती है, एक शहरी बसावट दिखाई देती है और एक ग्रामीण बसावट दिखाई देती है। तो शहरी बसावट के लिए हमें जो शहरों की स्थानीय सरकार है वो दिखाई देती है, जिसे हम नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। तो चूंकि हम पटवारी की एग्जाम में हैं तो जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत है, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है हमारे संविधान में, इसको तो हम नहीं ही पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ग्रामीण स्तर की जो व्यवस्था है उसको पढ़ना है। और इसी ग्रामीण स्तर की व्यवस्था को या ग्रामीण स्तर की सुशासन की सरकार को हम क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कब प्रावधान किया गया, तो 1992 में प्रावधान किया गया और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया है जिसे हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन। क्लियर है। तो इतनी बात तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर ये जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय स्वशासन है, ये आखिर है क्या, या इसका मतलब क्या है, क्या तात्पर्य इससे निकाला जाए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई ऐसी सरकार जो स्थानीय स्तर पर कार्य करती होगी, स्थानीय लोगों के द्वारा चुनी गई होगी, स्थानीय समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से जानती होगी और स्थानीय जो समस्या है उनके समाधान के लिए वहां के लोगों के साथ मिलकर के काम करती होगी। उसी को क्या कहेंगे हम, स्थानीय सरकार। अब हमने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि स्थानीय स्वशासन की जो सरकार होगी उसका जो चुनाव है वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता होगा।
अगर हमारे संविधान में मूल रूप से हम व्यवस्था को देखेंगे तो हमारे संविधान में दो व्यवस्थाएं हमारे संविधान निर्माण के साथ ही स्थापित कर दी गई थी। एक हमारी व्यवस्था थी केंद्र की सरकार की और एक हमारी व्यवस्था थी राज्य की सरकार की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुनने के लिए हमारे देश की जो जनता है वो क्या करती है, मतदान करती है। और मतदान के माध्यम से केंद्र सरकार चुनने के लिए जो हमारे मतदाता है वो किसको चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। और जो राज्य सरकार होती है उसके लिए मतदाता जो होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो किसको चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं। तो सांसद और विधायक चुनने की व्यवस्था तो हमारे संविधान में शुरुआत से ही थी या प्रारंभ से ही थी। लेकिन इस सरकार की चुनने की व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर लाया गया और स्थानीय स्तर पर रहने वाली जो जनसंख्या है अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर पंचायतों के चुनाव की व्यवस्था हमने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से की। इस तरह से आम जनता को अपने स्थानीय लोगों को स्थानीय सरकार चुनने के लिए हमने एक प्रावधान किया। इसलिए इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोकतंत्र हमारा पहले केंद्र और राज्य सरकार के रूप में हमें दिखाई दे रहा था उसको हमने और ज्यादा विकेंद्रीकृत कर दिया और आम जनता को भी अब अपने स्थानीय सरकार के जो नेता हैं उनको चुनने के लिए हमने सुनिश्चित व्यवस्था स्थापित कर दी। अब इससे होता क्या है कि जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा अर्थात स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय स्तर पर नेताओं का चुनाव होगा, क्या किया जाएगा, स्थानीय जनता के द्वारा स्थानीय नेताओं का चुनाव होगा। अब ये जो स्थानीय नेता है जहां पर ये रहते हैं वहां की समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से ये क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और जब स्थानीय जो नेता है वो अपनी स्थानीय समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे तो उसका समाधान करने में भी अच्छे से सक्षम अपने आप को वो पाएंगे। फिर जब स्थानीय समस्याएं होंगी, स्थानीय समस्याएं लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा समाधानित कर दी जाएगी तो जो जनता है वो भी शासन में क्या करेगी, अब भागीदारी बढ़ाना शुरू कर देगी। स्थानीय जनता भी अब सरकार के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी क्योंकि उनको भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। साथ ही साथ उनको भी सरकार की सत्ता में भागीदार बनने के लिए इन पंचायती राज के चुनावों के माध्यम से मौका मिल रहा है। तो जनता शासन में लगातार भागीदार होती है, स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है। फिर साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ग हमें दिखाई देते हैं समाज के जो शासन में सक्रिय रूप से भागीदार होते चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले सरपंच चुना जाता है, फिर सरपंच से वो जनपद के लिए चुना जाता है, फिर जिला के लिए चुना जाता है और इस तरह से वो स्थानीय स्तर पर अपनी लोकप्रियता का विकास कर लेता है और अंततः विधायक या सांसद के लिए अपने आप को वो खड़ा करता है और विधायक या सांसद के रूप में भी वहां की जनता उसे चुनती है। तो इस तरह से कुछ समाज के वर्ग होते हैं जो शासन में सक्रिय रूप से भागीदार होते चले जाते हैं और निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से या चुनाव की व्यवस्था के माध्यम से हमने स्थापित की है, जिसमें विधायक सांसद को हम चुन करके विधानसभा और संसद में भेजते हैं। वहां पर देश के लिए ये विधायक और सांसद कानूनों का निर्माण करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। तो हम ये जो स्थानीय सरकार है जिसमें हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया है, इसके माध्यम से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से आम जनता क्या होती है, जुड़ती चली जाती है और एक सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना होती है जिसमें आम जनता लोकतांत्रिक गतिविधियों में हिस्सा लेती चली जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था हम स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार के माध्यम से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखें यहां पर क्या आखिर ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनका महत्व क्या है। तो महत्व एक एक करके हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला महत्व तो हमें ये दिखाई देता है कि जब पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना होगी, इन पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय नेताओं को चुना जाएगा। तो ये स्थानीय नेता जो चुने जा रहे हैं ये स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये बात तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है कि जब लोकल नेता ही सरकार का हिस्सा है तो वो अपनी लोकल समस्याओं को तो बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। अब जब वो बहुत बेहतर ढंग से समस्याओं को समझेंगे तो उन समस्याओं का अच्छे ढंग से क्या कर पाएंगे, समाधान कर पाएंगे।
फिर हम बात करें इन पंचायती राज संस्थाओं में क्या होता है, तो हमने संवैधानिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें चाहे वो महिला हो समाज के वर्ग के एक रूप में, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को हम यहाँ पर देखें, या पिछड़ा वर्ग को देखें, तो तथाकथित रूप से समाज के जो कमजोर वर्ग हमेशा से भारतीय समाज में रहे हैं, या भारतीय ग्रामीण परिवेश में हमें जो कमजोर वर्ग दिखाई देते हैं, उनको भी हम आरक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में अपने आप को खड़ा करने या चुने जाने के लिए व्यवस्था स्थापित करते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो कमजोर वर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग जो दिखाई देते हैं, कमजोर वर्ग भी अब राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू होते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर हम बात करें यहां पर और क्या लाभ मिलता है, तो एक लाभ हमें ये दिखाई देता है कि यहां पर चूंकि जो स्थानीय स्तर पर लोग चुने जा रहे हैं, ये धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं, देश की कानून व्यवस्था को समझते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये प्रारंभिक राजनीतिक प्रशिक्षण का काम करती है। क्या करती है, ये प्रारंभिक राजनीतिक प्रशिक्षण का काम भी करती हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई व्यक्ति सरपंच चुना जाएगा, फिर जनपद सदस्य चुना जाएगा, जिला पंचायत सदस्य चुना जाएगा, तो आगे वो विधायक और सांसद के लिए अपने ट्रेनिंग को यहाँ पर पूरा कर लेता है। इस तरह से यहाँ पर हमें राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिखाई देता है। फिर चूंकि एक बार कोई व्यक्ति सरपंच बन जाता है, उसके द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का विस्तार होता है, तो फिर गांव के जो अन्य लोग हैं वो भी अपने आप को सरपंच के लिए, जनपद के लिए, जिला पंचायत के लिए खड़ा करने का प्रयास करते हैं या चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आम जो लोग हमें दिखाई देते हैं स्थानीय स्तर पर, उनकी राजनीतिक भागीदारी, उनकी क्या होती है, राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ महत्व हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं जो पंचायती राज व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बड़ा जरूरी हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद हम बात करें, ये तो हमारे महत्व हो गए इन पंचायती राज संस्थाओं के। अब भारत में हम देख रहे हैं कि आखिर ये जो स्थानीय स्वशासन है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, किस प्रकार इसको शुरू भारत में किया जाता है। तो अगर हम भारत के इतिहास को देखेंगे तो प्राचीन काल में और मध्य काल में हमें पंचायतों को विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। यह अलग अलग प्रकार की पंचायतें हमें दिखाई देती है। जैसे ग्रामीण स्तर पर पहले न्याय पंचायतें हुआ करती थी, जिसमें 5 लोग होते थे, वो गांव से संबंधित जितने भी मामले होते थे, जितने भी विवाद होते थे, उन विवादों का समाधान करते थे। तो ये जो पंचायत की व्यवस्था है, यह भारत में प्राचीन काल से ही बनी हुई है। क्लियर है। लेकिन जब आधुनिक काल में हमें अंग्रेजों का शासन दिखाई देता है, तो इस समय 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों की स्थापना शुरू होती है। स्थानीय स्तर पर जो सरकारें होती है, नगर निगम, नगर पालिका जो होती है, इनकी स्थापना के प्रावधान किए जाते हैं और इनके चुनाव आम जनता के द्वारा किए जाएंगे। ऐसा प्रावधान 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया जाता है। इस कारण से ये जो प्रस्ताव लाया गया, इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है, इसका मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन द्वारा लाए गए 1882 के प्रस्ताव को कहा जाता है। इस तरह से अंग्रेजों का जहां जहां पर शासन था, वहां वहां पर इस प्रस्ताव के माध्यम से शहरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अर्थात नगर निगम, नगर पालिकाओं की स्थापना शुरू होती है और इसको एक कानूनी रूप मिलना शुरू होता है। स्थानीय स्तर पर जनता चुनाव में स्वयं को भागीदार महसूस करती है, या स्थानीय स्तर की जो जनता होती है वो यहाँ पर वोटिंग करती है, साथ ही चुनाव में खड़े भी होते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक सहभागिता हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही शुरू होती है। फिर बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का जो मामला था, इसको हस्तांतरित विषय के माध्यम से
कानून बनाने की जो शक्ति थी वो प्रांतीय विधायिकाओं को दे दी गई। अर्थात जो प्रांत की, या उस समय जब हम अंग्रेजों का शासन देख रहे थे तब भी जिस तरह से अंग्रेजों का शासन एक केंद्र में था और अलग अलग राज्यों की प्रांतों की सरकार थी, उन प्रांतों की सरकार में कुछ में अंग्रेजों का ही शासन था, कुछ में देशी राजाओं का शासन था। तो जहां जहां पर अंग्रेजों का शासन प्रांतों में था वहां पर उन प्रांतीय विधायिकाओं को स्थानीय स्वशासन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार 1919 में दिया गया। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान समय में भी स्थानीय स्वशासन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को दिया हुआ है। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार स्थानीय स्वशासन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को कब दिया गया था? तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से दिया गया था। और जैसा कि मैंने मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा कब लाया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में लाया गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आपसे पटवारी की अपनी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें कि आखिर इसकी शुरुआत आगे कैसे होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि 1919 के बाद 1929 का समय आता है जब साइमन कमीशन आता है, फिर 1935 में हमारे यहाँ पर भारत शासन अधिनियम लाया जाता है और अंततः 1947 में हम आजाद हो जाते हैं। तो जब हम आजाद होते हैं तब स्थानीय स्वशासन के संबंध में वृहद स्तर पर चर्चा शुरू होती है और इस स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के सबसे बड़े पक्षधर के तौर पर हमें महात्मा गांधी दिखाई देते हैं। तो महात्मा गांधी ने स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया और संवैधानिक रूप से पंचायतों की स्थापना करने की वकालत महात्मा गांधी ने वृहद स्तर पर की। लेकिन संविधान सभा के अंदर कुछ ऐसे सदस्य थे जिनका यह मानना था कि ये जो पंचायतें अगर ग्रामीण स्तर पर स्थापित की जाएंगी तो ये हमारे देश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होने में सबसे बड़ी बाधक होगी। इसका कारण क्या था? अगर इसके सबसे बड़े विरोधी के तौर पर हम देखेंगे तो अंबेडकर महोदय हमें दिखाई देते हैं। इसका कारण हमें जब हम पड़ताल करते हैं तो हमें यह मिलता है कि चूंकि अंबेडकर महोदय ये बात को बहुत अच्छे से महसूस करते थे कि जो ग्रामीण स्तर पर पंचायतें हैं जो परंपरागत रूप से भारतीय समाज में स्थापित रही हैं, उनमें अगर वो देखेंगे तो गांव के कुछ प्रभुत्व लोगों का ही हमेशा वहां वर्चस्व रहा है। तथाकथित रूप से सामाजिक रूप से जो अग्रणी जातियां हैं उन्हीं अग्रणी जातियों का प्रभुत्व इन पंचायतों में है। यदि आजादी के बाद भी इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को हम गांव में शुरू करते हैं या गांव में जारी रखते हैं तो वही जो तथाकथित रूप से अग्रणी जातियां हैं उनका प्रभुत्व ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहेगा और जो तथाकथित रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनका शोषण लगातार यहां पर होता रहेगा और वो जो पिछड़ी जातियां हैं वो कभी भी आगे नहीं आ पाएंगी। इसलिए अंबेडकर महोदय इन स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं का विरोध करते हैं। लेकिन जब संविधान सभा के अंदर चर्चा हो रही थी तब एक समिति के माध्यम से के संथानम द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है और उन्होंने ये कहा कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको स्थापित किया जाना चाहिए और इसको हम हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व अर्थात भारतीय संविधान के भाग 4 का हिस्सा बना सकते हैं और यह इसमें स्थापित कर सकते हैं कि इसके लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया जाए। तो के संथानम के द्वारा सबसे पहली बार पंचायती राज को अनिवार्य रूप न देते हुए इनको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने का सुझाव दिया गया था और इसके माध्यम से हमने भाग 4 के अनुच्छेद 40 में इसको स्वीकार किया और इसमें इस बात को शुरू किया, या हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में हम जब देखते हैं तो उसमें स्थापित किया गया कि राज्य जो पंचायतें हैं उनकी स्थापना करेगी और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार देगी ताकि वो स्वायत्तता के साथ कार्य कर सके। तो ऐसा प्रावधान हमने अनुच्छेद 40 में किया और ये जो पंचायती राज है या स्थानीय स्वशासन है इस पर कानून बनाने के लिए हमने राज्यों को अधिकृत किया और पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को हमने राज्य सूची का विषय बनाया। क्योंकि जब हमारे संविधान में हम देखते हैं तो 3 प्रकार की हमें सूचियां दिखाई देती है। एक संघ सूची दिखाई देती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। एक राज्य सूची हमें दिखाई देती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका को होता है, राज्य विधायिका या राज्य की विधानसभा। और एक संवर्ती सूची होती है, संवर्ती सूची पर संसद और विधायिका, राज्य विधायिका
दोनों कानून बना सकती है। तो राज्य सूची जो हमें दिखाई देती है जिस पर राज्य विधायिका के कानून बनाना है, इस राज्य विधायिका को कानून बनाने का अधिकार हमने किसको दे दिया? स्थानीय स्वशासन के संबंध में दे दिया। क्लियर है? तो ये कुछ एक संक्षिप्त इतिहास हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, इनकी शुरुआत 1950 से 93 तक एक संक्षिप्त इतिहास और दिखाई देता है, जिस समय हम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन राज्यों के कानून के माध्यम से अलग अलग राज्य में अलग अलग ढांचे या अलग अलग स्वरूप में इनको स्थापित कर देते हैं। जब पूरे देश में पंचायतों की शुरुआत होती है 1950 के बाद, किंतु अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग राज्य के ये कानून अलग अलग स्वरूप के होते हैं। तो इनमें सुधार करने के लिए कई प्रकार की समितियां हमें दिखाई देती हैं या कई समितियां हमें दिखाई देती है, जिसमें बलवंत राय मेहता है या सादिक अली है या प्रशासनिक सुधार आयोग है, फिर अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, लक्ष्मीवल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति और वीएन गॉडगिल समिति। इस तरह से बहुत सारी समितियां हमें 1950 से लेकर के 1993 के बीच में दिखाई देती है। और एक संविधान संशोधन भी 64वां संविधान संशोधन जिसे हम कहते हैं पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करने के लिए 1989 में लाया गया, लेकिन ये प्रयास हमारा सफल नहीं हुआ और अंततः 92-93 में हम पंचायती राज संस्थाओं के लिए या ग्रामीण स्तर पर सुशासन को स्थापित करने के लिए और संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाते हैं और पंचायतों को इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से और नगरीय शासन को या नगर निगम को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दे देते हैं। अब जैसे ही पंचायतों को, नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनके स्वरूप को एक व्यवस्थित ढांचा प्राप्त हो जाता है और इस व्यवस्थित ढांचे के तहत पूरे देश में एक स्वरूप वाली पंचायतों की स्थापना होना शुरू हो जाती है। एक स्वरूप में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ चुनाव होते हैं, एक स्वरूप में यहाँ पर जो राजनीतिक पद होते हैं उनको स्थापित किया जाता है, इनके कार्यकाल को राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित कर दिया जाता है, चुनाव प्रक्रिया के आधारों को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित कर दिया जाता है, जिससे हमें पूरे देश में एक स्वरूप वाली पंचायतों की प्राप्ति होती है। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास था जिसके माध्यम से हम हमारी पंचायती राज संस्थाओं की जो अध्ययन है, जो पढ़ाई है, उसको आगे जारी रखेंगे। अब आगे जो हमारा पॉइंट होगा वो 73वें संविधान संशोधन से नहीं होगा, बल्कि हम इस पंचायती राज संस्था के संबंध में जो अलग अलग समितियां बनी हैं, इन समितियों की हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो जो चीजें आज हमने पढ़ी, जहां से शुरू किया है, बहुत ज्यादा चीजें तो हम नहीं पढ़े हैं। हमने आपको बताया कि पटवारी का सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। हम क्या पढ़ेंगे या मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज पढ़ाऊंगा। पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। आज हमने शुरू किया है पंचायती राज। पंचायती राज में 4 चीजें हम पढ़ना शुरू करेंगे, अब 4 चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम एक संक्षिप्त इतिहास हमें देखना था तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं। फिर इन पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए जो अलग अलग समितियां बनी हैं, इन समितियों की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। फिर 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे और फिर आखिरी में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की चर्चा हम करेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पेपर पहले पूछे गए हैं उन बुक्स को आप इकट्ठा कर लीजिए और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका थोड़ा सा अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, ताकि हम यहाँ पर क्लास में या लेक्चर में जो आपको बताएंगे चीजें उनको आप अपने पुराने प्रश्नों से कोरिलेट कर सके और आप इस बात से संतुष्ट हो सके कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है और भविष्य में भी उसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।